So, hello everyone, welcome back in my new video in the series of calculation of national income by income method. So, ये एक नई वीडियो है और इस नई वीडियो में हम सीखेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेशन, वो भी इनकम मेथड के थ्रू। सो वन बाय वन हम सारे मेथड को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था दैट वाज वैल्यू एडेड मेथड, वो वैल्यू एडेड मेथड था। अब इस वीडियो में जो है जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट विल बी बेसिकली इनकम मेथड। सो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ इनकम मेथड कैलकुलेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हमारे लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है नेशनल इनकम की। सो नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते समय अगर बेसिकली इनकम जो भी जनरेट हो रही है नेशन में बाय द प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, बाय द प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जा रही हैं और जो भी इनकम जनरेट हो रही है, और वो इनकम कैसे जनरेट हो रही है? वो इनकम जनरेट हो रही है फैक्टर इनकम के थ्रू। जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट में, उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती है। तो फैक्टर सर्विसेज किस फॉर्म में दिए जाते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो उसके लिए हमें इनकम जनरेट होगी, वेजेस मिलेंगे। वेजेस कैश में मिलते हैं, काइंड में मिल सकते हैं, साथ ही साथ रेंट मिल सकता है, रॉयल्टी मिल सकती है, इंटरेस्ट मिल सकता है, राइट? प्रॉफिट हो सकता है, और भी अलग अलग टाइप की इनकम्स हो सकती हैं जिसको हम समझेंगे। इन सारी इनकम्स को जब सम अप करते हैं तो हम जो है नेशनल इनकम की तरफ अप्रोच करते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन में हम एक बार समझते हैं कि व्हाट विल बी कंसीडर एज इनकम मेथड। इनकम मेथड किसको बोला जाएगा? So, in definition, basically, according to the income method के through, national income of the country is calculated. So, according to the income method, national income of a country is calculated by adding up all the incomes earned by the factor of production, and that will be land, labor, capital, and entrepreneurship for their contribution to the production process during a year. So basically जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें निकल के आई दैट इज बेसिकली क्या होगी? वो होगी, आइए देख लेते हैं। नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड वो कहलाती है कैलकुलेटेड एडिंग अप ऑल द इनकम बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और जो कि किस में लगाई गई है? टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इनकम लगी हुई है दैट इज कंसीडर एज व्हाट? दैट इज कंसीडर एज नेशनल इनकम।
सो बेसिकली उनको ऐड कर दिया। अब इसको और किसी नाम से जाना जाता है क्या? तो बेसिकली दैट इज मीन्स इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। इसको क्या बोला गया? डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड बोला गया, फैक्टर पेमेंट मेथड बोला गया। सो इट शुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला फ्रॉम द डेफिनेशन कि किसको जो है हम इनकम मेथड बोलते हैं और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम। अभी आपको क्लियर हो गया होगा उसमें जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, क्या कैलकुलेट कर रहे थे? व्हेन वी वर कैलकुलेटिंग, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे क्या, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड, उसमें वैल्यू एड ऑन को हम ऐड कर रहे थे। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें जो है हम जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है उसके सम अप को हम क्या कह दे रहे हैं? उसके सम अप को हम कह रहे हैं दैट इज कंसीडर एज इनकम मेथड। नाउ अब हम इनकम मेथड कैलकुलेशन में वो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, वो कौन सी चीजें आएंगी, मेजर जो है पार्ट्स कह लीजिए, बॉडी कह लीजिए, जिसको ऐड करने पे क्या कैलकुलेट हो पाएगा, जिसको ऐड करने पे हम नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो उन कंपोनेंट को देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, वो कंपोनेंट जो फैक्टर इनकम कहलाएंगे, जिनको सम अप करते हैं। तो सबसे पहले इन कंपोनेंट जो फैक्टर इनकम के कंपोनेंट को जब हम सम अप करते हैं तो हम जो है कहाँ तक पहुंच पाते हैं? हम पहुंच पाते हैं, हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको एडिशन करने पे वो मिलेगी एनडीपी एफसी। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए पूरे बेहतर तरीके से क्लियरिटी आ पाएगी। सो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इसमें जो आता है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ, तो भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? तो आइए जान लेते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है। तो बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑल द पेमेंट एंड बेनिफिट्स, वो पेमेंट वो बेनिफिट्स विच आर मेड बाय द एम्प्लॉयर, पेमेंट एंड बेनिफिट basically made by the employer directly or indirectly to the employees, right? So payment or the benefit that is made by the employer, या क्या कह सकते हैं that payment and benefit which are employees receive directly or indirectly from the employer, that is considered as what? That is considered as, so simple सी बात जो definition में लिखी हुई है वो क्या लिखी है? Payment and benefits made by the employer to their employees directly or indirectly, that is considered as compensation of employees। वो क्या कहलाता है? वो compensation of employees कहलाएगा। कितने टाइप के compensation of employees होते होंगे? So there are the three elements, there are three elements of the compensation of compensation of employees। Very first, that is compensation, wages and salary in the form of cash। Okay, so first one will be that is wages and
salaries in कैश। ओके, ऐसे बेनिफिट जो कि कैश के फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं, ऐसी बेनिफिट्स जो कि कैश के फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं, मॉनेटरी फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं। ओके, मीन्स हमने इसमें पढ़ा था, इस यहाँ पे हमने पढ़ा पेमेंट एंड बेनिफिट्स। So basically payment and benefit which are made in the form of monetary form. Okay, so it include all the so it include all the benefits in monetary form, राइट। क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल में आप क्या बता देंगे, एग्जाम्पल में आप बताएंगे, एग्जाम्पल में दैट विल बी एग्जाम्पल सैलरीज, वेजेस, बोनस, डीए, डियरनेस अलाउंसेस एटसेट्रा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें होंगी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई। तो सबसे पहले हमें क्या क्लियरिटी होनी चाहिए, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें क्लियरिटी होनी चाहिए किस चीज की, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में। पेमेंट एंड बेनिफिट, ये पेमेंट एंड बेनिफिट मेड बाय दी एम्प्लॉयर के द्वारा, जहां पे हम काम करते हैं उनके द्वारा किसको दिया जाता है, एम्प्लॉयज को दिया जाता है अपने। वेरी फर्स्ट देयर आर द थ्री एलिमेंट, तीन एलिमेंट। पहला एलिमेंट हमने जान लिया, तीन एलिमेंट में से पहला क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ऐसी बेनिफिट्स विच आर इन रिसीविंग इन मॉनेटरी फॉर्म, ऐसी बेनिफिट जो मॉनेटरी फॉर्म में रिसीव हो रही है वो है, वो सैलरी होती है, वो वेजेस होती है, वो बोनस होता है, वो डियरनेस अलाउंसेस होता है। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड। ओके, सो सेकेंड बी, पहला क्या पढ़ा था, वेजेस एंड सैलरी इन द कैश। नाउ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस सैलरी इन काइंड। ओके, सो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बेनिफिट मीन्स नॉट इन मॉनिटरी फॉर्म, जो मॉनिटरी फॉर्म में नहीं दी जाती हैं। तो सच बेनिफिट विच आर नॉट इन मॉनिटरी फॉर्म, सो एनी बेनिफिट विच आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ऐसी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, एनी बेनिफिट्स which are provided by the employer not in monetary form, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स लिखिए इसको सीधे, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। एग्जाम्पल बताना होगा आपको कि ऐसी कौन सी बेनिफिट्स होती हैं। तो एग्जाम्पल में आप बताएंगे, एग्जाम्पल में सिंपली जो है आप बता देंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज क्या हो सकता है वो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है, एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के बच्चे के लिए, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटी एटसेट्रा। ओके,
दीज कैन बी। अब तीसरा एलिमेंट जो बचा, तीसरा एलिमेंट दैट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उससे पहले एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे इसमें कि मीन्स इट डज नॉट इंक्लूड एनी फैसिलिटी। ये जो है मीन्स वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, मैं बात कर रहा हूं इस वाले की। तो ये ऐसी चीजें नहीं इंक्लूड करता है विच डज नॉट इंक्लूड एनी फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर द वर्क। ऐसी फैसिलिटी जो कि पर्सनल बेनिफिट नहीं दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी गई आपको, ठीक है, आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपको ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी गई, ये जो है आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं दी गई। ये फैसिलिटी जो है मान लीजिए कि आपको जो है वो ऑफिस के वर्क के लिए दिया गया, कहीं कोई मीटिंग के लिए जाना है, वेयर यू आर गोइंग फॉर द मीटिंग, सो बेसिकली उस मीटिंग के लिए, उसके वर्क के लिए दिया जा रहा है, विच द एम्प्लॉयज डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिशन, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इट, राइट। सो वो जो है वो दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ काइंड। ये जो है वो नहीं कहलाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, मीन्स डज नॉट इंक्लूड सच फैसिलिटी। ये उन फैसिलिटीज को इंक्लूड नहीं करता, इट डज नॉट इंक्लूड सच फैसिलिटी विच आर नेसेसरी फॉर वर्क, आर नेसेसरी फॉर वर्क और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज जो है ये ध्यान रखिएगा कि वर्क और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, एम्प्लॉयज की पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा दैट इज फॉर दी ऑफिस पर्पस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या फिर कोई अलग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज बेसिकली फॉर दी ऑफिस पर्पस, सो दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड फॉर द इंक्लूडेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आइए मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज दैट इज व्हाट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स contribution to social security स्कीम। यहां क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉय। क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये एम्प्लॉयर के लिए दिया जाता है, टू द एम्प्लॉयज, टू द एम्प्लॉयज। यहाँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम इस साइड लिखा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू द एम्प्लॉयज given by the employer to their employees for the social benefit, for the social benefit or the security, उनकी सोशल बेनिफिट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को बाय द एम्प्लॉयर। सर ये क्या हो सकता है, ये कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो ये कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यही बता देता हूं मैं एग्जाम्पल को, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, ग्रेचुटी हो सकती है, लेबर वेलफेयर फंड हो सकता है, पेंशन हो सकती है, एटसेट्रा, राइट। इस तरीके की चीजें जो कि इनको प्रोवाइड किया जाता है फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एनी कंट्रीब्यूशन बाय द थर्ड पार्टी, ठीक है, टू एन एम्प्लॉय, एनी कंट्रीब्यूशन बाय द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया गया। मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो है ऐसा कुछ कंपनसेशन दिया जा रहा है टू द एम्प्लॉयज, नॉट द पार्ट ऑफ द सीओई, वो सीओई का पार्ट नहीं होगा, वो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं होगा। मीन्स ये सारी चीजें कहाँ से मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो मिलनी चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा, और एम्प्लॉयर का ही जिक्र है यहाँ पे। अगर
any type of welfare or social security provided by third party, means any scheme provided by third party, not the part of सीओई, वो सीओई का पार्ट नहीं है। तो दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। एक चीज क्या बताई थी, एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक बताया था कि ऑफिस के काम के लिए अगर कोई चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, दैट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ, मीन्स एनी service or any type of benefit, non monetary benefit provided for the employer by to the employees को दिया जा रहा है for the employer, for the organization, for the institution। जैसे कि बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं आप और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे दी गई, आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं दिया गया है, बिजनेस मीटिंग के लिए बस उस दिन के लिए दिया गया है। सो दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड फॉर दी वेजेस एंड सैलरी। उसी तरीके से एनी स्कीम, मान लीजिए कि आपके लॉस को कौन कवर कर रहा है, आपके लॉस को कवर किया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी, याद रखिएगा, थर्ड पार्टी के द्वारा रेदर देन बस इंप्लॉय देगा, तभी जो है वो क्या कहलाएगा, तभी वो जो पार्ट होगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम का और सीओई का पार्ट होगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सभी लोगों को क्लियर हो गया है ये कॉन्सेप्ट। चलिए, सो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्या हुआ, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा इस तरीके से क्लियर होता है। पहला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ वी आर मूविंग टू द, सो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, दैट इज व्हाट, एनडीपीएफसी निकालने के लिए सीओई पढ़ लिया, राइट। सीओई हमने कंप्लीट किया। नाउ वी विल कंप्लीट सेकंड। ये था क्या हमारा, दिस वन वाज फर्स्ट, ये था फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, और दूसरे बेसिकली सेकंड, दैट विल बी रेंट एंड रॉयल्टी। फैक्टर इनकम, रेंट एंड रॉयल्टी रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, जब आपने अपनी लैंड को, अपने किसी हाउस को रेंट पे दिया हुआ है, राइट, तो उसमें हमें क्या रिसीव होगा, हमें रेंट रिसीव होता है। सो रेंट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। ये रेंट जो है वो पार्ट होता है किसका, नेशनल इनकम का पार्ट होता है। रेंट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम विच अराइजेज फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि अराइज होता है लैंड एंड बिल्डिंग से। तो रेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई है कि रेंट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम which arises from ownership of land and building. Ownership of the land and building. There are the rental income means include both actual rent, and as well as actual rent include करता है as well as imputed rent। मीन्स ये बता रहा है कि ये जो रेंट की हमने बात की अभी, अभी जिस रेंट की बात की है, ये रेंट जो है वो दो तरीके के रेंट को इंक्लूड करता है। एक इंक्लूड करता है एक्चुअल रेंट, और एक इंक्लूड करता है
इम्प्यूटेड रेंट। इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। एक्चुअल रेंट मीन्स whenever you are renting out your land or the property, कोई प्रॉपर्टी या लैंड जो है वो किसको दे रहे हैं, वो दूसरों को दे रहे हैं। सो बेसिकली दे विल पे व्हाट, दे विल पे रेंट, राइट। जो भी रेंट वहां का होता होगा वो दे विल पे बेसिकली। तो वो क्या कहलाता है, वो एक्चुअल रेंट कहलाता है। इम्प्यूटेड लैंड, इम्प्यूटेड लैंड उसमें व्हेन ओनर लिविंग इन देयर ओन हाउस, so they need to calculate rent as per the market price that will be included in the national income, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो क्या बताया कि ओनर, जब ओनर जो है खुद के घर में, हम और आप जो है अपने खुद के घर में रह रहे हैं बट हम रेंट नहीं देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय सेल्फ ऑक्युपाइड जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी रेंट को जो है क्या करना चाहिए, उनकी भी रेंट को कैलकुलेट करना चाहिए, उनकी भी रेंट जो है वो एड ऑन होगी। और वो कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगा, दैट कैलकुलेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। वो जो है मार्केट वैल्यू पे जो है, मार्केट प्राइस पे जो है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी पे जो है वो कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस। वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेशन किया जाता है तो उसको इम्प्यूटेड बोला गया। और इसमें क्या है, एक्चुअल रेंट, रेंट रिसीव्ड बाय समवन एल्स, राइट। अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसको दिया गया है, अपनी प्रॉपर्टी आपने किसी और को दी है, किसी दूसरे पर्सन को दी है, तो दैट इज रेंट रिसीव बाय समवन एल्स, वो एक्चुअल रेंट कहलाता है। और जो आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इन द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ये किसके लिए होता है, ये जो होता है सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए होता है, कि सेल्फ ऑक्युपाइड की हुई प्रॉपर्टी है उसके लिए। नाउ लास्ट जो ये टर्म है, क्या है ये, रॉयल्टी के बारे में पढ़ेंगे। रॉयल्टी क्या होती है भाई, सो रॉयल्टी इज बेसिकली, रॉयल्टी एक ऐसी इनकम, रॉयल्टी इज सच टाइप ऑफ इनकम दैट इज मीन्स रॉयल्टी इज द इनकम रिसीव फ्रॉम ग्रांटिंग लीज राइट। ठीक है, लीज राइट पे दी हुई, मतलब ऐसी इनकम रिसीव हो रही है, दैट इनकम इज रिसीव ऑन बेसिकली ऑन द लीज राइट। जब लीज पे दी हुई कोई प्रॉपर्टी है, ओके, मीन्स जस्ट अ मिनट, तो बेसिकली रॉयल्टी के बारे में, रॉयल्टी ये समझ लीजिए, इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग और लीजिंग राइट्स टू यूज सबसॉइल assets like mines, ऑयल वेल्स एटसेट्रा। इस तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो क्या किया गया, इस तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो किसी और को दे दी गई। आपके पास ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और आपने जो है यूज करने के लिए दी है, और वो क्या कर रहा है, सामने वाला पर्सन जब यूज कर रहा है तो बेसिकली ही इज मेकिंग पेमेंट। ओके, सो दैट टाइप ऑफ बेसिकली दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। वो रॉयल्टी कहलाती है। मीन्स सिंपल शब्दों में अगर समझेंगे तो सिंपल शब्दों में यही है रॉयल्टी का मतलब, वेरी सिंपल लैंग्वेज, दैट इनकम रिसीव बाय अलाउइंग यूज
मीन्स अलाउ अदर्स टू यूज माइंस नेचुरल रिसोर्सेज। सो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये सारी चीजें, ये माइंस नेचुरल रिसोर्सेज अपने, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, सब सॉयल एसेट्स जो सॉयल के नीचे मिलेंगे, ठीक है, माइंस वगैरह खुदाई करके वो सारे एसेट्स जो आपने किसी और को दे दिया, मीन्स allowing others to use। एंड बेसिकली जो अदर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अदर्स जो है आपको क्या करेंगे, अदर्स जो है वो क्या करते हैं, अदर्स विल पे मेक पेमेंट फॉर दैट। अब वो पेमेंट जो है वो क्या कहलाता है, वो पेमेंट ही क्या कहलाता है, वो पेमेंट ही रॉयल्टी कहलाता है। ओके, वो पेमेंट ही क्या कहलाता है, मीन्स अलाउइंग अदर्स टू यूज देयर योर एसेट्स, राइट। सो दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट, दैट विल बी कंसिडर एज रॉयल्टी। सो हमने पढ़ लिया रॉयल्टी के बारे में। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। रॉयल्टी, सो ग्रांटिंग बेसिकली ऑन लीज, एंड इस पे जो है क्या रिसीव होती है, इस पे इनकम रिसीव होती है। इसको देने के बाद जो है इनकम रिसीव होगी तो वो क्या कहलाएगी, दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट, दैट विल बी कंसिडर एज रॉयल्टी। सो रिसीविंग मीन्स रिसीविंग आफ्टर दी, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट विच विल बी, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट रिसीव ऑन द अमाउंट रिसीव ऑन लेंडिंग फंड्स, ठीक है, मीन्स ये जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड टू द पर्टिकुलर यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट को हम क्या दे रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट को वी आर लेंडिंग फंड्स। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन लेंडिंग फंड्स, क्या दिया जा रहा है, अमाउंट रिसीव ऑन लेंडिंग फंड्स, फंड लेंड करने पे। और फिर भी ये लेंडिंग किसके लिए की जा रही है, लेंडिंग की जा रही है फॉर दी प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन के लिए। ओके, इट इंक्लूड द एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। ये क्या कहलाता है, इसमें जो है, इसमें भी उसी तरीके से एक्चुअल इंटरेस्ट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट रिसीव होता है, प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो इंटरेस्ट प्रोडक्शन यूनिट में, तो एंटरप्रेन्योर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड, दैट इज बेसिकली लोन टेकन फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये इंटरेस्ट जो है वो किस पे रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट received on lending or providing loan for productive एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए जो है वो एक तरीके से लोन लिया है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ओनली फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, तो इसमें जो है ओनली लगा दीजिएगा, ओनली, ओनली फॉर द प्रोडक्टिव। ये जो ओनली है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ओनली फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए जब ये रिसीव हो रहा है, so that will be what, that will be considered as, that will be part of the interest comes under the income method। इसको जो है कैलकुलेट किया जाएगा, इसको जो है ट्रीट किया जाएगा इनकम मेथड में। इनकम पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेप्थ, पब्लिक डेप्थ पे किया जा रहा है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं,
पब्लिक डेप्थ पे किया जा रहा है, पब्लिक ने लोन ले रखा है और इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, पेड बाय दी मीन्स दैट इंटरेस्ट पेड बाय पब्लिक डेप्थ आर and interest paid by the consumers such as interest paid on the loan is taken for the consumption purpose include होगा या नहीं होगा? सो दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मीन्स गवर्नमेंट डेप्थ पे करने के लिए इंटरेस्ट पे कर मीन्स डेप्थ पब्लिक डेप्थ पे इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कहाँ से प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए नहीं है, डेप्थ के लिए। फिर उसके बाद उसी तरीके से इंटरेस्ट पेड बाय द फॉर्म टू द अनदर फॉर्म मीन्स इंटरेस्ट पेड बाय दी वन फॉर्म। ऐसा लिखा हुआ है क्या कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए ऐसा बताया है? बोल रहा हूं क्या मैं आपसे? नहीं बोल रहा हूं। तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए नहीं है, दोनों ही एग्जाम्पल कि एक फॉर्म इंटरेस्ट पे कर रहा है दूसरे फॉर्म को, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किस रीजन से। तो जब तक मेंशन ना हो कि फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, वो इंटरेस्ट जो है वो नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जब दूसरे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को देता है तो वो ऐसा इंटरेस्ट एड ऑन नहीं होता है। थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ दैट विल बी प्रॉफिट। आइए प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, इट इज रिवॉर्ड टू द entrepreneur for his contribution to the production of goods and सर्विसेज। इट इज बेसिकली ये रिवॉर्ड होता है। और कैसा रिवॉर्ड होता है? रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉयर। ये जो है एम्प्लॉयर के लिए रिवॉर्ड होता है। इट इज बेसिकली सॉरी एंटरप्रेन्योर के लिए एक तरीके का रिवॉर्ड है, दैट इज बेसिकली रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके लिए रिवॉर्ड होता है। अब इसमें जो है तीन तरीके की जो है चीजें मिलके, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं डायरेक्टली दिया हुआ है तो इसमें तीन चीजें दी हुई दिख सकती हैं आपको। देयर आर द थ्री एलिमेंट्स। ओके, द प्रॉफिट ऑन बाय द एंटरप्राइजेज यूज फॉर द थ्री पर्पज। सो ये तीन पर्पज दिख सकते हैं आपको कि तीन तरीके से मीन्स यूज किया गया है। अगर मान लीजिए कि देयर आर द मीन्स प्रॉफिट ऑन बाय एन enterprises is used for three purposes। ये तीन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो मान के चलिए कि पहला क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इट इज द किस टाइप का टैक्स है ये? इट इज बताइए बताइए। इट इज टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है ये। ओके, डायरेक्ट टैक्स बाय द इंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट फॉर टोटल प्रॉफिट ऑन। ये किस लिए पे किया जाता है? तो टोटल प्रॉफिट ऑन पे जो है, जो कि पेड टू द गवर्नमेंट। टैक्स किसको दिया जाएगा? टैक्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट को दिया जाएगा। सो पेड टू द गवर्नमेंट फॉर द टोटल प्रॉफिट ऑन, टोटल प्रॉफिट ऑन। सो इसलिए जो है इसको क्या किया जाता है? इसको पे किया जाता है। फर्स्ट सेकेंड वन दैट विल बी, फर्स्ट हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है ये। ओके, या तो प्रॉफिट डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा या कॉर्पोरेट टैक्स दिया होगा या फिर उसके साथ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं भाई?
So it is a part of profit which are paid to the shareholders. Part of profit paid to shareholders means you people are the shareholder of a company. आप जो है shareholder means एक कंपनी में आपका शेयर है, ठीक है, आप उस कंपनी की ओनरशिप ले रखे हैं, तो उस पे जो है आपको कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो सो देयर शुड बी मीन्स देयर शुड बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी प्रॉफिट, और वो जो कंट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रॉफिट का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिविडेंड कहलाता है, वो डिविडेंड कहलाता है। ओके, उसी तरीके से रिटेन्ड अर्निंग। सो मैंने आपको क्या बताया कि तीन पर्पज से प्रॉफिट का यूज किया जाता है, एक कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। मीन्स प्रॉफिट को क्या बता रहा है कि प्रॉफिट जो हुआ उस पे सबसे पहले टैक्स दे दो, टैक्स देने के बाद क्या हुआ, बचा हुआ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए, और फिर कुछ अपने पास भी रखेंगे। तो क्या करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज अ रिजर्व, पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व, part of profit which is kept as reserve to meet unexpected contingencies, emergency, ओके। कंटीजेंसी जो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड कभी कभी आ जाती है, कोई रिस्क अराइज हो गया, सो दैट विल बी। सो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चला एक फॉर्मूला निकल के आया, एंड फॉर्मूला इज बेसिकली व्हाट, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला निकल के आया, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकल के आया, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये फॉर्मूला निकल के आया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला बेसिकली, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। सो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और एक भी पॉइंट को मैं छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर इस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट जो कि एक इनकम मेथड में आपको आने चाहिए, दैट विल बी डेफिनेटली क्लियर। आपको कहीं और किसी वीडियो में समझने की जरूरत नहीं है, पूरे तरीके से वो क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली चलिए मूव करते हैं। तो फोर्थ हमने क्या पढ़ा, फोर्थ हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा फोर्थ, दैट इज प्रॉफिट। ओके, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चार चीजें जो है अभी तक हमने पढ़ी। अब उसमें एक टर्म आएगा दैट विल बी ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किसको कहते हैं, दैट इज द सम टोटल ऑफ द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप, सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम
from property plus sum total of income from entrepreneurship. Sum total of income from properties and sum total of income from entrepreneurship. अब क्या आपको कोई इनकम ऐसी लग रही है, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी लग रही है क्या? कोई ऐसी इनकम अभी तक आपको जो इनकम फ्रॉम द इतने इनकम हमने पढ़ी, इनमें से ये जो इनकम दिख रही है, इनमें से कहीं भी कोई इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? यस सर, दिख रही है. दैट इज व्हाट? दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी. रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, लोन दिया है कहीं पे, उस पे इंटरेस्ट जो है रिसीव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप, यस सर, दैट इज प्रॉफिट. वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट. तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट? दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट? इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस. क्या बोला जाएगा? ओएस बोला जाता है. ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस, इज इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. उम्मीद करता हूं कि ये क्लियरिटी इतनी आपको आ गई होगी. ओके, थैंक यू. चलिए आगे मूव करते हैं. बात यह है, अब लास्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज व्हाट? दैट इज फिफ्थ वन, मिक्स्ड income, right? Mixed income. It is the income generated by the non account workers. किसकी बात कर रहे हैं? मिक्स्ड इनकम की बात की जा रही है. और मिक्स्ड इनकम कैसी इनकम होती है? इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स. अब ओन अकाउंट वर्कर्स क्या होते हैं? ये ओन अकाउंट क्या है? मीन्स सेल्फ जनरेटेड जॉब्स, राइट? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात की जा रही है. सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद की जॉब में जो है इंडल्ज है. जैसे मान लीजिए कौन कौन? फार्मर्स हो गए, ओके, फार्मर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, बार्बर हो गए, कॉबलर्स, इस तरीके के सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अन इनकॉर्पोरेटेड वर्कर्स. ये क्या हो गए? रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स. ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं सारे लोग, राइट? तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो है दैट विल बी मीन्स ओन अकाउंट वर्कर एंड अनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड वर्कर्स. इनकी दो कैटेगरी रखी गई. दिस टर्म इज यूज फॉर एनी इनकम. ये टर्म जो यूज किया जा रहा है वो ऐसी इनकम दैट इज द एलिमेंट, बेसिकली दैट इज द एलिमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, जिसको एलिमेंट ऑफ द नेशनल इनकम कहा जा रहा है. एंड मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, और इनमें जो है मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम होती है. इसमें एक तरीके की फैक्टर इनकम नहीं, मोर देन मीन्स ऊपर जितनी भी फैक्टर इनकम हमने पढ़ी उसके अलावा जितनी भी फैक्टर इनकम आएंगी वो किसका पार्ट हो जाएंगी? वो मीन्स ऊपर हमने पढ़ा सीओई पढ़ा तो फिक्स था. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में तीन तरीके की कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. रेंट एंड रॉयल्टी पढ़ी तो उसमें भी हमें पता था एक्चुअल या इम्प्यूटेड रेंट मिलेगा.
रॉयल्टी भी हमने पढ़ी, तो रॉयल्टी भी पता है कि हमने सब सॉइल एसेट्स पे मिलना है। इंटरेस्ट जो है हमने किसी को लोन दे रखा है उस पे मिलना है। प्रॉफिट जो है वो भी हमें पता है कि एंटरप्रेन्योर द्वारा लगाए गए एफर्ट्स को प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उसमें जो रिटर्न मिलता है दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कहलाता है। तो अब इसके अलावा जितनी भी इनकम्स बची दैट विल बी द पार्ट ऑफ, मीन्स कह रहा है कि वन टाइप ऑफ मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर पेमेंट। अब उसके बाद जितनी भी मोर देन वन टाइप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर पेमेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ द फैक्टर पेमेंट, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ द मिक्स्ड इनकम। वो मिक्स्ड इनकम का पार्ट होगा एंड बेसिकली दैट इनकम इंक्लूडेड, अब वो इनकम जो है वो क्या हो सकती है, दैट इज मीन्स अपार्ट फ्रॉम दी मीन्स अपार्ट फ्रॉम, वो जो है इनकी कैटेगरी में नहीं आएगी। किसकी कैटेगरी में, सीओई की कैटेगरी में नहीं आएगी, रेंट एंड रॉयल्टी की कैटेगरी में नहीं आएगी। बट यस, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इनको जो है ऐड करेंगे विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। सो हमारे पास जो है अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि एनडीपीएफसी जो ये हमें निकालना है वो इन सारे एलिमेंट को मिला के जो है वो निकलेगा। तो अभी जो है हमारे पास एनडीपीएफसी का एक फॉर्मूला आ चुका है, आइए फॉर्मूले में समझते हैं इसको एक बार। किसका फॉर्मूला आ गया, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी बेटा इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम कैसे निकाली जा सकती है, तो हमें पता चल गया, सीओई को ऐड कर दो। सीओई स्टैंड फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस, या तो एक साथ लिखा हुआ है रेंट एंड रॉयल्टी मिलेगा, ये रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब एक चीज मैं और बता देता हूं इसी में, ये जितनी चीजें ये जो इसको मार्क कर रहा हूं, तो ये क्या है, इसी को कहते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसमें जो है बचा एक, उसको क्या करना है, ऐड कर देते हैं, दैट इज एमआई, मिक्स्ड इनकम। एमआई स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड इनकम, ओके। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एमआई। या तो क्वेश्चन में ओएस लिखा हुआ है तो इनका रोल नहीं रहेगा, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूडेड है। मेंस क्वेश्चन में ओएस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या समझना है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है। अगर नहीं दिया हुआ है तब एग्रीगेट्स, इन सारी चीजों का एग्रीगेट करेंगे, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट। सो इससे हमें क्या मिला, एनडीपीएफसी। लेकिन हमें निकालना क्या, अल्टीमेट गोल इज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो हमें निकालना क्या है, इनकम मेथड से हम एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं, ओके। निकालना हमें एनएनपीएफसी ही है, ओके, नेशनल इनकम ही है हमें कैलकुलेट करना है। सो एनएनपीएफसी जो कि क्या है, ये है, जैसे वो डोमेस्टिक इनकम थी, ये क्या है, नेशनल इनकम, राइट। सो एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी हमारे पास आ चुकी है। ये सारे कंपोनेंट को ऐड करने के बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एमआई। अब जो है इसमें क्या है, एनडीपीएफसी आ गई। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। नेशनल, नेट, नेट, नेट दोनों ही टर्म में है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेट नेट देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट नेट नेट के लिए। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक दिया हुआ है, यहाँ डोमेस्टिक दिया हुआ है, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, और यहाँ पे नेशनल है। तो नेशनल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस
NF, NFIA. Then after factor cost, right? Factor cost सेम लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ द ट्रीटमेंट। सो हमें मिलता है क्या, हमें एक फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है NNPFC is equal to NDPFC plus NFIA। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई भी डाउट रह गया होगा जो मैंने कवर नहीं किया होगा, तो कमेंट में जो है आप कमेंट में अपने क्वेरी को लिख सकते हैं। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को, आपकी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करूं। अगर ये वीडियो जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है, अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आपकी। एंड आई होप कि आपको जो है वो अपकमिंग डेज में ऐसे ही और बेहतर वीडियोस जो है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। और पिछली वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, कई बार देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो। और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। आगे अपकमिंग वीडियोस में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।